नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 10 समकालीन भारत भाग 2 यानी जो भूगोल की किताब है उसका अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास पर हम चर्चा कर रहे थे। भाग 1 पर इसकी चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का वर्गीकरण। साथ में हमने देखा था संसाधन का वर्गीकरण हमने विभिन्न प्रकारों से किया था। साथ ही साथ हमने संसाधनों के विषय में महत्वपूर्ण जो विचार गांधी जी के थे और साथ ही साथ जो संसाधन संरक्षण की बात हुई थी उसके विषय में भी चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे भू संसाधन यानी भूमि संसाधन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है संसाधन का। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से मिट्टी का वर्गीकरण भारत में किया गया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न रूप में किया जाता है, अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन एवं मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित हैं। क्या क्या भूमि पर होती हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां जो भी होती हैं वो सारे भूमि पर होती हैं। वन्य जीवन पूरा का पूरा भूमि पर होता है। साथ ही मानव जीवन भी भूमि पर ही होता है और आर्थिक क्रियाएं जो भी होती हैं भूमि पर, और परिवहन एवं संचार व्यवस्था भी भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भूमि क्या है? एक सीमित साधन है। जितनी भूमि है वो निश्चित है, इसीलिए इस भूमि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? भारत में 43% मैदानी क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। भारतीय भूमि में पर्वत कितने प्रतिशत में फैले हुए हैं? अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग 30% बता सकते हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ से 12 महीने नदियाँ बहती रहती हैं। अनेक पर्वतों से पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन एक मुख्य यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। यह यहाँ पर वन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र है यह एक महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। आप लोग याद रखें, ये 3 के 3 मैदान 40%, पर्वतीय क्षेत्र 30% और पठारी क्षेत्र 27% हिस्सा है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। जो ये पठारी क्षेत्र है यहाँ पर जो खनिज हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन मिलता है और वन भी यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र में फैले हुए हैं। वर्गीकरण किया गया है। भू आकृतियों के अंतर्गत के ये क्षेत्र हैं। आप देख सकते हैं जो अभी हमने देखा, मैदान 43% में फैला हुआ है, पर्वत आपके 30% क्षेत्र में फैले हुए हैं और पठार जो है 27% क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारतीय महाद्वीप के भारत देश के जो स्थलाकृति है उसका एक ये वर्गीकरण था। और साथ में आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा 2017 में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें आप देख पाएंगे कि जो पहले सामान्य भूमि उपयोग संवर्ग 1960-61 में था, वह किस प्रकार से यहाँ पर 2019 2014-15 में उसके आंकड़े हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ा क्षेत्र 45.26% जो है यह गैर कृषि क्षेत्र है, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ उस 1960-61 में ये 45% था, जबकि 2014-15 में यह 45.5% है, लगभग वही है। उसके बाद अगर हम देखें वन सबसे पहले यहाँ पर हैं कि 18.11% था 1960-61 में, और यहीं अभी यह क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, 23.3% वनों का क्षेत्र है। उसके बाद हम देखें बंजर एवं कृषि योग्य भूमि है। बंजर एवं कृषि भूमि को अगर हम देखें तो यहाँ पर 12.01% यहाँ पर वनों का क्षेत्र है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है थी, जो 1960-61 में थी, और अभी वर्तमान में यह 5.5% के लगभग है। उसके बाद गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत के क्षेत्र थे, जो आप लोगों ने देखे कि यह लगभग 4.95% से, जो प्रारंभ में हमने 45.26 किया वो गलत कहा, बल्कि जो गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत के क्षेत्र हैं वो लगभग 4.95% था 1960-61 में, और यहाँ पर यह बढ़कर 8.7% लगभग हो गया है। आइए आप इसके बाद देखेंगे कि स्थायी चरागाहों तथा अन्य गोचर भूमि जो है यह लगभग 4.71% थी 1960-61 में। 2015 के आसपास थोड़ा इसके प्रतिशतता में भी कमी आई है, 3.3% यह भूमि रही है। उसके बाद जो विविध वृक्षों तथा फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत के क्षेत्र हैं वह लगभग आप देख पा रहे होंगे 1960-61 में 1.50% था, जबकि अभी वर्तमान में अगर देखें 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर, 2014-15 के आधार पर, तो यह 1% रहा है। इसमें भी गिरावट आई है, इसकी प्रतिशतता में भी इस प्रकार से ये आंकड़े थे। साथ में अन्य प्रकार के विविध प्रकार के भूमि यहाँ पर है। कृषि योग्य बंजर भूमि आप देख पा रहे होंगे 6.32% था, जबकि वर्तमान में 4.0% है, लगभग 4% है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3.50 प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि थी 60-61 में, जबकि वर्तमान में यह 3.60 लगभग थोड़ा बढ़ोतरी हुई है इसमें। उसके बाद वर्तमान प्रति भूमि देखें तो वह लगभग 4.9% है, जबकि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र अगर आप देखें वर्तमान में 45.5% है, जबकि 1960-61 में जो शुद्ध निवल योग बोया गया क्षेत्र था वह 45.26% था। थोड़ा सा वृद्धि इसमें हुई है। आगे चर्चा करते हैं हम कि भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग के विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें हम देखें बंजर तथा कृषि योग्य भूमि होती है जो वनों में है, और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि में लगाई गई भूमि भी क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि होती है। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन कौन सी होती है? जो स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि होती हैं। साथ में जो विभिन्न वृक्षों
वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि है जो शुद्ध गए बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। जबकि इसी में हम देखें कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो अन्य अयोग्य भूमि है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कृषि योग्य बंजर भूमि और जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। उसके बाद हम चर्चा करें यहाँ पर प्रतिभूमि की। प्रतिभूमि वर्तमान में जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती की गई हो उसे प्रतिभूमि कहते हैं। इसमें देखें हम वर्तमान में प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि का भी पुरातन प्रति जहां हमने 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। उसके बाद शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जो 45.50% है वर्तमान में, वह भूमि जिस फसलों पर उगाई या काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने के वाले तत्वों के भौतिक कारक जैसे भू आकृति है, जलवायु है, मृदा के प्रकार हैं तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं जो भारत में भूमि प्रयोग की जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग में ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य जो प्रांत हैं उनके संचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आशा करता हूं कि पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है उसे आप स्वतः करके लाएंगे। क्रियाकलाप भू उपयोग के 2 वृत्त चित्र 1.4 की तुलना करके पता लगाइए कि 1960-61 और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों हुआ है। जहां हमने देखा था 60-61 में 45.26% था, वहीं अभी 45.50% शुद्ध निवल भूमि है, यहाँ पर बोया गया भूमि है। इसके बाद तुलना हम कर चुके हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम है। जो स्थायी चारागाह है उसके अंतर्गत जो भूमि है वह घटी है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। आप देख सकते हैं कि जो ये चारागाह भूमियाँ थी ये कम हो रही हैं। इससे जो हमारे पशुधन हैं उसको चराने की समस्या आ सकती है और साथ में जो प्रतिभूमि है ये भूमि भी क्या हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है। इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भारत की कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से में खेती हो सकती है। मतलब जब हम प्रतिभूमि को भी कृषि में जोड़ दें तो वह लगभग 54% के बराबर हो जाता है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जहां पंजाब और हरियाणा में शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 80% है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह 10% से भी कम है। आप लोगों को याद रखना होगा पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% शुद्ध निवल भूमि बोया जाता है, जबकि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उन क्षेत्रों में लगभग 10% क्षेत्र पर ही कृषि की जाती है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को
ज्ञात कीजिए। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारे देश में वनों का आकार है वह 33% क्षेत्र में रखना अनिवार्य है, वह किस आधार पर है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसके आधार पर 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। जो वनों के आसपास लोग रहते हैं उनकी आजीविका भी वनों पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि को हम सम्मिलित करते हैं, जबकि अगर हम देखें बस्तियां, सड़कें, भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में हम देखें बस्तियां हैं, सड़क हैं, रेल लाइन हैं, उद्योग हैं इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की क्या होती रही है, अवहेलना करने से लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। ये हमें सोचना होगा कि जो ये भूमि का उपयोग है हम संतुलित होकर अगर नहीं करेंगे तो मानव समाज को भीषण आपदाओं से परिचित होना पड़ेगा। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के क्या उपाय हैं इस पर चर्चा करेंगे। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिनका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो भी जीवन जीते हैं उसका लगभग अगर मैं कहूँ तो 95% भाग क्या करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है, जबकि 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई है। अति पशुचारण, वनोन्मूलन और खनन ने भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों में गहरी खाइयां और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में खदानों से या खनन से भूमि निम्नीकरण हुआ है। तो आप लिख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भूमि खदानों से भूमि निम्नीकरण हुआ है। जबकि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पशुचारण से किन राज्यों में भूमि निम्नीकरण की समस्या आई है। आप लिख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अत्यधिक पशुचारण से भूमि निम्नीकरण हुआ है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण हुआ है। ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अतिसिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक सिंचाई से भी क्या होता है कि भूमि निम्नीकरण होता है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर
को पीसना और मृदा बर्तन में चूने खड़िया मृदा और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल क्या होती है, विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है या नहीं, कम हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के से बाहर आने वाले अवशिष्ट पदार्थ भूमि को जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो पिछले कुछ सालों से जो हमारे औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अवशिष्ट पदार्थ है, उससे भी जल प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। जो भूमि निम्नीकरण की समस्या है उसे सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं और जो चारागाह है उनका उचित प्रबंधन कर सकते हैं और पेड़ों की रक्षक मेखिला बना सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्क्रमण मतलब उसे छान करके या नहीं फिल्टर करके पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन क्या है, इसके विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में काफ़ी समय लग जाता है, यहाँ पर दिया गया है, इसे अभी समझेंगे हम। एक बार इस पर चर्चा कर लें कि क्या है। लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा बनने की प्रक्रिया में। उच्चावच जनक सेल और सस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और कुछ मुख्य कारक हैं। प्रकृति में अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा किससे बनती है। मृदा जैव ह्यूमस एवं अजैव ह्यूमस दोनों प्रकार के पदार्थों से बनते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उसके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित किया गया है। अगर भारत की मिट्टी के बारे में अगर बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। आप यहाँ पर देखें, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं यहाँ पर विकसित हुई है। सबसे पहले यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक नज़र डालें कि किस प्रकार से मिट्टी बनती है। आप देख सकते हैं अपक्षय रहित आधारित चट्टानें टूट फूट करके जो मलबा आता है उसके ऊपर जो अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर फिर उपमृदा अपक्षयित चट्टानें, बालू है, गाद है, सिल्ट है, वो मृत्तिका है जिनसे ये मिट्टी बनती है, वह बालू, गाद, सिल्ट और मृत्तिका होती है। उसके ऊपर फिर ऊपरी स्तर की मृदा होती है जिस पर हम चलते फिरते, खेलते कूदते या कृषि करते हैं। जलोढ़ मृदा के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यह मृदा विस्तृत रूप में फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा फैली हुई है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। लगभग भारत के 40% भाग पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदा के अन्य नामों की अगर बात करें
तो इसे दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है और क्योंकि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के निक्षेपों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा मृदाएं राजस्थान, गुजरात में भी फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी इसी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। आप देख सकते हैं जलोढ़ मृदा यहाँ पर। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है, बढ़ता है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें हम देखें बालू 40%, मृत्तिका 40% और गाद जो सिल्ट होता है वो 20% होता है। उसके बाद आगे हम यहाँ पर देखें पेज नंबर 9 पर कि क्या है यहाँ पर उसको जानने का प्रयास करेंगे। चला जाता है जब हम ऊपर को आते हैं तो उसका कणों का आकार बढ़ता जाता है और मानचित्र भी यहाँ पर दिया गया है। उसके विषय में हम अभी जानेंगे। पहले एक बार चर्चा कर लें कि क्या यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद ही हम इसके बारे में जानेंगे। आइए आगे देखते हैं पेज नंबर 10 पर। जब ऊपर को आता है तो उसका आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटियों के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समेत मोटे कण मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। जो ये क्षेत्र है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, यह तलहटी पर मैदानों पर जो चो है वहाँ पर और तराई में क्या है यहाँ पर मोटे कण वाले मृदा पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदाओं को हम आयु के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांट सकते हैं, पुराना जलोढ़ या नहीं बांगर, या नहीं हम आज की भाषा में कहें तो जो बंजर है, जो कभी खूब उपजाऊ हुआ करता था लेकिन आजकल वहाँ पर नदियों का पानी नया जलोढ़ नहीं बिछा के जाता है। मतलब नया जो नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा के लाया जाता है वह नहीं बिछाया जाता है। उस क्षेत्र को बांगर कहते हैं, पुराना जलोढ़ कहते हैं, जबकि जो नया जलोढ़ होता है उसे खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में जो मिट्टी के कण होते हैं वो महीन होते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या है, अधिक है। उपजाऊ क्षेत्र है, नदियों का पानी है और फसल अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग पूर्व से ही बसे हैं और जनसंख्या अधिक है। सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो काली मिट्टी, इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काली मिट्टी को एक तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा भी कहा जाता है या नहीं, कपास की मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसे
कहा जाता है और साथ में लावा मिट्टी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब लावा का उद्गार होता है और जब वह ठंडा हो जाता है लावा, तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। माना जाता है जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया या नहीं। जो जनक शैल हैं, आग्नेय शैल हैं, वो जब ज्वाला के रूप में प्रफुष्टित होते हैं, विस्फोट करते हैं, जो उससे ज्वाला निकलता है और उसके बाद जब वह ठंडा होता है तो वह काली मिट्टी का रूप ले लेता है, इसलिए जनक शैलों को भी क्या माना जाता है, काली मिट्टी का मुख्य स्रोत माना जाता है। योगदान होता है इसका काली मिट्टी बनने में। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं और लावा से जो मिट्टी बनी होती है काली मृदा, उसका एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। जनक शैलों से बनी होती है, मतलब आग्नेय शैलों से बनी होती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं, इन को जोतना मुश्किल होता है। काली मिट्टी के आपने गुण देखे कि यह महीन कणों से बनी होती है, इसलिए इसे सिंचित भूमि भी कहा जाता है या नहीं। किस मिट्टी को सिंचित मिट्टी कहा जाता है? स्वतः सिंचित मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः सिंचित मिट्टी कहा जाता है। ट्रिटिनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने पत्थर जैसे पौष्टिक तत्वों से ये बनी होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा होती है, कम होती है, सामान्य होती है, अधिक होती है या उपयुक्त सभी होती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखें कि इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, जो काली मिट्टी है। उसके बाद देखें लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षों वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मिट्टी के विषय में अगर हम बात करें तो इस मिट्टी का निर्माण कायांत्रित सेलों के टूटने फूटने से हुआ है। लाल व पीली मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी अगर बात करें दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है, जहां छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक ये सब क्षेत्र आते हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ियों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो लोहा और सिलिका की मात्रा से होता है। अगर इसमें पानी पड़ जाता है तो यह पीली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद देखें हम लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। शुष्क ऋतुएं मतलब एक के बाद एक जब आती हैं तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उष्ण कटिबंधीय या कटिबंधीय
उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निसालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। लेटेराइट मृदा क्या होती है? अम्लीय होती है, गहरी होती है। इसका पीएच मान क्या होता है? 6.0 होता है, इससे अधिक होता है। सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहां इस मिट्टी के पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क होने के कारण की मात्रा इसकी बढ़ती जाती है और नीचे की परतों पर इसकी क्या होती है? चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यादन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। आप देख सकते हैं लेटेराइट मृदा। पर्यावरण में इसके ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलखंडों हमें यहाँ से देखना था लेटेराइट मृदा को। पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों में उसकी स्थिति के अनुसार अपरदन तथा निम्नीकरण की संभावना है। मृदा संरक्षण की तकनीकी अपनाकर मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं क्या होती हैं? काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजू के फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? काजू की फसल के लिए उपयुक्त मृदा लेटेराइट मृदा है। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा का रंग भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। आप देख सकते हैं शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है? ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है और सतह के नीचे कैल्शियम। मरुस्थलीय मृदा आप देख सकते हैं सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह क्या पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्तन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन और पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। वन मृदा की अगर बात करें, हिमालय में के हिमाच्छादित क्षेत्रों में या नहीं जहां बर्फबारी हुई रहती है, इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि पर ये मृदाएं उपजाऊ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर चर्चा की जाएगी मृदा अपरदन और संरक्षण की। हमने चर्चा की कि कौन कौन से भारत में मिट्टी के प्रकार हैं। अब चर्चा करेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण कैसे हो, मृदा का अपरदन कैसे रोका जाए और इसका संरक्षण कैसे हो, यहाँ पर चर्चा करेंगे। मृदा के कटाव के लिए उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब जब नदियों के द्वारा या पानी के द्वारा किसी क्षेत्र को कटाव
कर दिया जाता है। किसी क्षेत्र की मिट्टी, कंकड़, पत्थर को बहाकर एक जगह से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है, उसे अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। और प्राकृतिक तत्व जैसे आप यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा देख रहे हैं और मृदा अपरदन से ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्र ऊपर नीचे हो गया है। उसके बाद देखें हम कि पवन हिमनदों और जल मृदा अपरदन करते हैं। कई बार क्या करते हैं, हवा है, हिमनदी है, ये मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी बहिकाएँ बनाता है, मतलब गहरे गड्ढे बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्कात भूमि कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अवनालिका बन जाती है, जब मृदा अपरदन से अवनालिका का निर्माण हो जाती है, वह भूमि जोतने योग्य नहीं होते हैं, उसे कौन सी भूमि कहते हैं? उसे उत्कात भूमि कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्कात भूमि किसे कहा जाता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्कात भूमि वह है जब पवन, हिमनदी या जल मृदा द्वारा अपरदन करते हुए क्या किया जाता है, और नालियों का निर्माण किया जाता है और वह भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, उसी को क्या कहते हैं, उत्कात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन ऐसी भूमि के खड्ग भूमि कहा जाता है। चंबल क्षेत्र में ये खड्ग ज़्यादा मिले हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चादर अपरदन किसे कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अवनालिका अपरदन यहाँ पर हो रहा है। चंबल क्षेत्र में यह विशेष तौर पर हो रहा है। और जब समतल भूमि पर एक सीध में क्या होता है, ऐसे पानी आता है, तो तब उसे क्या कहा जाता है, चादर अपरदन कहा जाता है। उसके बाद हम देखें कि पवन द्वारा जो मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। हवा के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बालू के टीले हटा दिए जाते हैं तो उसे पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएँ बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहिकाओं का निर्माण कैसे होते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढाल वाले क्षेत्रों में कौन सी जुताई सर्वाधिक उपयुक्त है। समोच्च जुताई उपयुक्त होती है ढाल वाले क्षेत्रों में। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, मतलब सीढ़ीदार खेत बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित हुई है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करते हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पट्टी कृषि किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मध्य हिमालय में जो सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं उसके बीच में जो घास उगाई जाती है या घास जो फसल के बीच में उगाई जाती है उसे पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों का कतारों पर लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में पर्यावरण की दशा पर अगर हम चर्चा करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सुखो माजरी गांव झबुला जिले में यह कर दिखाया गया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है।
सूखी माजरी में ब्रिक्स घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1992 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। 76 से 92 के बीच में लगभग इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती जाती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सूखो मजारी में 1979 से 84 के बीच परिवारों का औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसले लेने का अधिकार दिया है। वे प्रदेश को 29 लाख है भूमि हेक्टेयर पर भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधक द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा थोड़ा इस पर आज नहीं कर पाए, जो इसका मानचित्र था उस पर भी कल जब अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर मिट्टी के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। निश्चित तौर पर आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहे, अपना प्यार हमारे इस YouTube चैनल पर यूं ही बनाए रखें। आप सब लोगों के साथ हम बड़ी आसानी से आने वाले भाग में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, और साथ में हम समझेंगे कि भारत भूमि के किन क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।